तो देखिए हमने क्या किया था अभी तक, मैक्स नाम के वेरिएबल में मैक्स वैल्यू असाइन कर दी थी। तो इस लॉजिक को आप टर्नरी ऑपरेटर से भी लिख सकते हो, ओनली 2 लाइन में। तो जिससे भी आपको अप्रोच करना है इस चीज को आप कर सकते हो लॉजिक से। इसी तरह से हमने मिनिमम वैल्यू फाइंड कर ली। तो दोनों वैल्यू हमने फाइंड करने के बाद क्या किया, अब हम चेक कर रहे हैं कि पर्सन 1 की जो वैल्यू है वो मैक्स से इक्वल है। अगर इक्वल है तो उसका नाम प्रिंट हो जाएगा, पर्सन 1 हैव मैक्स एज। ठीक है, मींस पर्सन 1 जो है वो जो है हमारा क्या है, ओल्ड है एज में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो इफ है उसका एल्स मैंने मेंशन नहीं किया। तो अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो इसका एल्स नहीं चलेगा, कुछ भी कोड नहीं लिखा, सीधे हम अगली स्टेटमेंट पे आ जाएंगे। चाहे ये ट्रू होगी तो वर्क करेगी, अगर फॉल्स होगी तो कुछ नहीं होगा, सीधे नेक्स्ट लाइन पे हम आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका एग्जीक्यूशन चलेगा। तो ये हमने लिख दिया मैक्स के लिए। अब हमने सेम चीज किसके लिए लिखना होगा, मिनिमम के लिए लिखना होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, किसके लिए लिखेंगे, मिनिमम के लिए। अब आपको यहाँ पे ये नहीं सोचेगा कि अगर मैक्स से इक्वल नहीं है तो वो मिनिमम एज होगी, नहीं। किसी पर्सन की एज जो 30 है, किसी की 10 है, किसी की 20 है। अब जो 20 है वो मिडिल पार्ट है, ठीक है, वो ना तो मैक्स के बराबर है या मिन के बराबर है। सपोज दैट पर्सन 1 की एज ही 20 है, तो उस केस में कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अगर आपने एल्स लिख दिया यहाँ पे कि पर्सन 1 हैव द मिनिमम एज, तो वो तो गलत हो जाएगा ना। तो आपको ध्यान देना है, लॉजिक पे ध्यान देना कि लॉजिक में आपको एक्चुअल में क्या परफॉर्म करना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा मिनिमम एज अगर इक्वल टू है पर्सन 1 के, तो पर्सन हैव 1 हैव द मिनिमम एज। ठीक है, अगर मैक्स मिनिमम जो एज है, ठीक है, पर्सन 2 के, ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखना है, पर्सन हैव द मिनिमम एज। पॉइंट क्लियर। अब देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया मिनिमम एज, और यहाँ पे क्या लिख दिया, पर्सन 3 हैव द मिनिमम एज। ठीक है, तो जिस तरह का आप आउटपुट चाहते हैं स्क्रीन पर, उस तरह से आप अपने प्रोग्राम को कोड कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करता हूँ। कंपाइल किया एंड रन करते हैं। तो वैल्यू डालते हैं, बताइए क्या वैल्यू डालूं पर्सन 1 की, प्लीज चैट में लिखिए जल्दी से। पर्सन 1 की वैल्यू जैसे 20, पर्सन 2 10, पर्सन 3 20। देखिए क्या आंसर आता है, पर्सन 1 हैव मैक्स एज, पर्सन 3 हैव मैक्स एज, मतलब 2 पर्सन की जो है मैक्स एज है। ठीक है, और पर्सन 2 हैव द मिन एज। अब देखिए अजीत का क्वेश्चन क्या है, अब मान लीजिए कि तीनों पर्सन की एज इक्वल है, तो उस केस में तो ये 6 की 6 कंडीशन जो है ट्रू हो जाएंगी। तो क्या आएगा हमें, पर्सन 1 हैव मैक्स एज, पर्सन 2 हैव मैक्स एज, पर्सन 3 हैव मैक्स एज, पर्सन 1 हैव मैक्स एज मतलब मिनिमम एज, और पर्सन 2 हैव मिनिमम एज। ठीक है, पर्सन 3 हैव द मिनिमम एज। तो ये तो गलत हो जाएगा ना आंसर जो स्क्रीन पर आ रहा है। हमें हमें कुछ एक ऐसा आंसर दिखाना होगा जो कि अच्छा सा मतलब एक लाइन में होगा कि ऑल 3 पर्सन हैव द इक्वल एज। कुछ इस तरह से आउटपुट देना होगा। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट, टेक्स्ट मी फास्ट, किसी को कोई डाउट अभी तक इस टॉपिक में, यहाँ तक? ओके, अब देखिए, अब अगर मैं तीनों की वैल्यू सेम डाल देता हूँ, ठीक है, आपका दिमाग वर्क कर रहा है, क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं, ठीक है, यही सबसे बढ़िया चीज है। देखिए अब इस केस में 6 के 6 आउटपुट आ जा रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर बहुत बढ़िया आपके माइंड ने एक काम किया है कि डाउट्स आने शुरू हुए हैं। क्योंकि जब भी आप सॉफ्टवेयर बनाएंगे किसी भी फील्ड में, तो आप उसे एज ए यूजर की तरह देखेंगे कि यूजर भाई ये सिचुएशन में भी जा सकता है, ये यूजर इस तरह की इनपुट वैल्यू भी डाल सकता है। तो उस केस में आप अपने प्रोग्राम को किस तरह से प्रिपेयर करेंगे कि वो किस तरह से बिहेव करेगा। ठीक है, तो आपको ये सब चीज सोच समझ के चलनी होगी। ठीक है, अब देखिए पर्सन 1 2 3 ये कुछ तरह आउटपुट जो है सही नहीं आ रहा। तो सिंपली ये जो लॉजिक जहाँ पे परफॉर्म हो रहा है, क्या इससे पहले मैं चेक नहीं कर सकता कि अगर देखिए अगर तीनों पर्सन की वैल्यू बराबर होगी तो मिनिमम एज और मैक्सिमम एज इक्वल आएगी, आएगी नहीं आएगी? अगर तीनों पर्सन की वैल्यू बराबर होगी तो मिनिमम एज और मैक्सिमम एज इक्वल आएगी। ठीक है, तो आप या तो लॉजिक ये चेक कर सकते हैं कि मिनिमम और मैक्सिमम को इक्वल इक्वल चेक कर लीजिए। अगर इक्वल इक्वल है तो वहां पे मैसेज प्रिंट कर दीजिए कि ऑल पर्सन हैव द इक्वल एज। ठीक है, यहाँ पे पर्सन 3 है, 4 भी हो सकते थे, 5 भी हो सकते थे, ये डिपेंड करता है। तो यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ पर लिखा इफ अगर जो मिनिमम वैल्यू है बराबर बराबर है मैक्स के, अगर मिनिमम वैल्यू है बराबर है मैक्स के, तो क्या प्रिंट करना है हमें, हमें प्रिंट करना है सिस्टम, क्या प्रिंट करना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे मुझे क्या प्रिंट करना है, ऑल पर्सन हैव इक्वल
इक्वल एज। ठीक है, तो ऑल पर्सन हैव द इक्वल एज। अब देखिए ये जो कंडीशन है, अगर ट्रू होगी तो वर्क करेगी, फॉल्स होगी तो वर्क नहीं करेगी। मतलब फॉल्स होगी तो मतलब मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू अलग अलग आएंगे। बट अब क्या होगा, ये कंडीशन ट्रू होगी तो वर्क करेगी, बट ये कंडीशन क्या इस पे डिपेंडेंट है, इस वाली इफ पे? ये हर केस में वर्क करेंगी। देखिए ध्यान से देखिए, बाकी सबको एल्स में डालना पड़ेगा राइट आंसर। और हमें क्या करना पड़ेगा, जो एल्स में हम स्टेटमेंट को ये सभी को डाल रहे हैं, उन्हें कैसी स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, एक स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। और वो किस तरह से बना सकते हैं, इन स्टेटमेंट को अगर मैं कर्ली ब्रैकेट में डाल दूं, कंपाउंड स्टेटमेंट बना दूं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, एल्स लिखेंगे। एल्स लिखने के बाद मैंने एक कंपाउंड स्टेटमेंट बना दी कि अगर ये इक्वल इक्वल नहीं है तो उस केस में मेरा चेक हो लॉजिक कि किसकी वैल्यू बड़ी है और किसकी वैल्यू छोटी है पर्सन की। ठीक है, तो सिंपली आप इस लॉजिक को यहाँ पे कट कर कर कहाँ पे डाल देंगे, एल्स ब्लॉक में डाल देंगे। सभी के क्लियर ये टॉपिक? किसी को डाउट? सो टेल मी फास्ट, अगर किसी को डाउट है तो प्लीज। आई थिंक सभी के क्लियर हो गया होगा। अब देखिए मैं दोबारा से रन करता हूँ, कंपाइल किया एंड रन किया, तो देखिए इक्वल इक्वल वैल्यू डालते हैं, तो देखिए ऑल पर्सन हैव द इक्वल एज। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? ओके, इस क्वेश्चन को मैं कॉपी करके अलग पेस्ट कर देता हूँ। और इसमें डाल देता हूँ, फिर बाद में मैं क्वेश्चन में उसे पुट कर दूंगा। देखिए अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए किसी भी क्वेश्चन के, तो आप गिट पे जाइएगा, जावा कोड सॉल्यूशन नाम का फोल्डर मिलेगा, उसमें सभी क्वेश्चनों के सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, और जिस ये जो लिस्ट आपको दिख रही है, और जिस भी क्वेश्चन का आपको यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं दिख रहा, तो आप प्लीज वो सॉल्यूशन आप मेरे को भेजिए, मैं उसे यहाँ पर अपडेट करूंगा। पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? अब देखिए अब हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आज हमने एक क्वेश्चन करा, वो थोड़ा टाइम ले गया हमारा क्वेश्चन, क्योंकि लॉजिक जो था वो क्वेश्चन के ऊपर बिल्ड होता चला गया। डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ की सिचुएशन हमने हैंडल करी इसमें। ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं कर रहे हम, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे स्विच पे बारे में पढ़ेंगे कि स्विच क्या होता है और स्विच कैसे वर्क करता है। पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? ये प्लीज सभी के सभी क्वेश्चन कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आपने इन्हें क्वेश्चनों को कर लिया तो आपके इफ एल्स मजबूत हो जाएंगे। लॉजिक कैसे परफॉर्म कर रहे हैं सभी आपको परफॉर्म करना आ जाएगा लॉजिक्स। तो अब हम क्या करते हैं, इफ एल्स के स्विच के बारे में पढ़ते हैं, स्विच कैसे वर्क करता है, स्विच होता क्या है। देखिए एक स्विच जो है आपका कीवर्ड है, आप कीवर्ड की लिस्ट में देखेंगे तो आपको स्विच मिल जाएगा, जैसे इफ और एल्स मिल जाएगा। बट स्विच को यूज कैसे करते हैं, तो आपको स्विच को लिखने के लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा स्विच। ठीक है, अब स्विच के बाद आप लगाएंगे पैरेंथेसिस, जैसे कि आप इफ में लगाते हो। बट इफ के पैरेंथेसिस में आप किस तरह की वैल्यू पास कर सकते हो, ट्रू या फॉल्स, ट्रू या फॉल्स। बट ये जो स्विच के पैरेंथेसिस हैं, टिल नाउ जावा के अंदर आप इसमें तीन तरह की वैल्यू लिख सकते हो, या तो कैरेक्टर या इंटीजर या स्ट्रिंग। ठीक है, अगर कोई दूसरी वैल्यू भी लिखना पॉसिबल होगा तो मैं आपको अपडेट करूंगा। ठीक है, बट एज पर द माई नॉलेज इसमें इंटीजर टाइप की वैल्यू लिख सकते हो आप, कैरेक्टर टाइप की वैल्यू लिख सकते हो, या किस तरह की वैल्यू लिख सकते हो आप, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू लिख सकते हो। पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? उसके बाद इस स्विच के पैरेंथेसिस के बाद इसमें आपको ब्रैकेट जोड़ना कंपलसरी है। ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू, डबल वैल्यू में एरर आएगा। ठीक है, डबल वैल्यू अगर आप इसमें पास करेंगे तो आपको क्या आएगा, एरर आएगा। ठीक है, अभी इसको हम बाय प्रैक्टिकली लॉजिक देखेंगे, अभी प्रैक्टिकल के साथ एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल करेंगे अभी हम इस पे। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखने पैरेंथेसिस। अब पैरेंथेसिस आप यहाँ पे भी स्टार्ट कर सकते हो, नीचे से भी स्टार्ट कर सकते हो। ये पैरेंथेसिस लिखना कंपलसरी है, क्योंकि इसी के अंदर इस स्विच का सारा लॉजिक होता है। अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपको आएगा एरर। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरह से मान लीजिए स्विच के साथ एक स्टेटमेंट है, वो कंपाउंड ही जुड़ी हुई है। ठीक है, और उस कंपाउंड स्टेटमेंट को जो इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप कोड लिखेंगे, वो भी एक सिंटैक्स वे में लिखेंगे स्विच के तरीके से। ठीक है, अब इस चीज पे फोकस करते हैं। अब देखिए स्विच केस में क्या होता है, स्विच केस में होता है केस। क्या होते हैं, केस होते हैं। ये केस एक्चुअल में लेबल्स होते हैं। ठीक है, अब ये केस की जो वैल्यू है हमेशा कांस्टेंट वैल्यू रहती है। क्या होती है, कांस्टेंट वैल्यू।
कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है बताइए? कांस्टेंट मैंने आपको पढ़ाए थे, इंटीजर कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट, ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट, स्ट्रिंग कांस्टेंट, ये चीज मैंने आपको पढ़ाई थी। बट कांस्टेंट्स में से फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट को हटाकर आपके इंटीजर कांस्टेंट और आपके क्या नंबर कैरेक्टर कांस्टेंट और स्ट्रिंग कांस्टेंट, इन तीनों में से कोई भी एक वैल्यू हो सकती है। सपोज दैट मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 लिख दिया, अभी एग्जांपल लेके चल रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये कोलन लिख दिया, इसके बाद हमेशा कोलन आएगा, क्या आएगा? कोलन। कोलन लिखने के बाद नीचे से, मतलब आप चाहे तो डायरेक्ट यहाँ से भी लिखना शुरू कर सकते हो कोड को, बट एंटर प्रेस कीजिए और थोड़ा यहाँ से नीचे से स्टार्ट कीजिए। उसके बाद आपका कुछ कोड होगा, ठीक है, कुछ कोड होगा, कोड मान लेते हैं कुछ भी कोड, अभी बस मैं आपको एक लॉजिक समझा रहा हूँ पॉइंट के लिए। ये कुछ कोड होगा, ये 1 लाइन का हो सकता है, 2 लाइन का हो सकता है, 3 लाइन का हो सकता है। इसी तरह से मैं 1-2 केस और बना लेता हूँ। एक केस हो गया, ठीक है, दूसरा केस हो गया, तीसरा केस हो गया, ठीक है, मैंने 3 केस बनाए। अब 3 केस बनाने के बाद यहाँ पर मैंने क्या किया, 3 केस बना दिए। अगर आप कोड को ध्यान से देखें तो यहाँ पे 3 केस हैं, ठीक है। अब जो केस है उनकी जो कांस्टेंट वैल्यू है वो अलग अलग होनी चाहिए। मतलब ये जो 1 है, 1 दोबारा से नहीं आना चाहिए। अगर आता है 1 तो आपका क्या आएगा, एरर आएगा। तो मैंने यहाँ पे 1 लिखा, यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, यहाँ पे मैंने लिख दिया 6 लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, 3 लिख दिया। पॉइंट क्लियर? तो मैंने 4 केस बनाए हैं, एक का नाम रखा है 1, एक का नाम 2, एक का नाम 6, एक का नाम 3। तो प्लीज फोकस कीजिएगा यहाँ पे, ये जो पैरेंथेसिस है इसमें आप या तो करेक्टर वैल्यू पास कर सकते हो, इंटीजर वैल्यू पास कर सकते हो, या स्ट्रिंग वैल्यू पास कर सकते हो। अब ये जो वैल्यू होगी ये वेरिएबल के अंदर हो सकती है, या डायरेक्ट आप कांस्टेंट भी लिख सकते हो। पॉइंट क्लियर? तो मैं सीधे क्या करता हूँ, कोई वैल्यू लिख देता हूँ। अब मैंने यहाँ पे लिखा 2। देखिए इसका मतलब क्या है, अभी हम बस ऐसे समझेंगे लॉजिक, फिर उसके बाद हम प्रैक्टिकल करेंगे। देखिए इसका मतलब ये है कि अगर ये जो 2 लिखा है ये स्विच के अंदर जाएगा 2, ठीक है, और ये सबसे पहले पहले वाले केस पे जाएगा। तो पहला वाला केस कहाँ पर है, ये रहा। ये चेक करेगा क्या 1 = 2 है, तो कंडीशन क्या होगी, फॉल्स हो गई। तो ये क्या करेगा, दूसरे वाले केस पे जाएगा। अब दूसरे वाले केस पे आने के बाद यहाँ पे चेक करेगा क्या 2 = 2 है, तो 2 = 2 है। अब 2 = 2 है, जो भी केस ट्रू हो जाएगा, प्लीज फोकस कीजिएगा, जो भी केस ट्रू हो जाएगा उसके नीचे का सारा कोड एग्जीक्यूट कर देगा, उसके नीचे का सारा कोड एग्जीक्यूट कर देगा जो इन कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है। ध्यान से देखिए, स्विच केस का जो कर्ली ब्रैकेट है ना, ये रहा ओपन और क्लोज, इसके अंदर जितना भी कोड लिखा होगा लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट कर देगा, वन बाय वन एग्जीक्यूट करता चला जाएगा। तो अगर केस 2 ये ट्रू होता है तो ये सारा का सारा कोड एग्जीक्यूट होगा। पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? ओके। अब देखिए मैंने इसमें कोई वैल्यू पास करी, सपोज रेट 1। अगर मैंने इसमें 1 पास करी तो सबसे पहले पहले केस पाएंगे, कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो ये नीचे तक का कोड सारा का सारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। पॉइंट क्लियर? अब इसी तरह से अगर मैंने इसमें लिख दिया 4, क्या लिख दिया मैंने इसमें 4 लिख दिया, तो पहले केस पे जाएगा कंडीशन ट्रू फॉल्स, फॉल्स। दूसरे केस पे जाएगा कंडीशन ट्रू फॉल्स, फॉल्स। तीसरे केस पे जाएगा, अब तीसरा केस ये नहीं है, ये 3 बस लेबल लिखा हुआ है। तीसरा केस ये है, थर्ड केस ये है आपका, ठीक है, जिसमें लेबल की वैल्यू 6 है, याद रखिएगा, सीक्वेंस से काउंट कीजिएगा। तो एक केस क्या है, ये 3 केस है। अब ये 6 क्या इक्वल टू 4 है, कंडीशन फॉल्स। अब केस नंबर 4 पे आएगा, क्या 3 इक्वल टू 4 है, कंडीशन फॉल्स। तो इसमें से कोई सा भी केस ट्रू नहीं हुआ तो कोई सा भी कोड नहीं चलेगा। पॉइंट क्लियर? कोई सा भी कोड नहीं चलेगा, ठीक है। अब देखिए सपोज दैट मैंने लिखा केस नंबर 3, केस नंबर 3 लिखा, तो देखिए पहले केस पे जाएगा कंडीशन फॉल्स, दूसरे केस पे जाएगा कंडीशन फॉल्स, तीसरे केस पे जाएगा कंडीशन फॉल्स, चौथे केस पे जाएगा कंडीशन ट्रू। तो इसके नीचे का सारा कोड एग्जीक्यूट कर देगा। आई थिंक अभी तक सभी को पॉइंट क्लियर हो गया होगा, किसी को डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो अब प्रैक्टिकल कर ले प्रैक्टिकल। अभी मैं इंटीजर वैल्यू भी प्रैक्टिकल करूंगा, फिर डेप्थ में जाऊंगा इसके, ठीक है। ओके। सालिम से अगर इफ एल्स है तो स्विच क्यों? देखिए हर चीज की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है। अब फॉर लूप है तो वाइल लूप क्यों, ठीक है।
कुछ ना कुछ लॉजिक है इसके पीछे, जब हम डेप्थ में जान लेंगे स्विच कैसे काम करता है तब मैं इस चीज पे डिस्कस करूंगा, ठीक है। अभी अभी समझाना ठीक नहीं है, पहले हम कॉन्सेप्ट को जानेंगे। जब तक हमें कॉन्सेप्ट नहीं पता होंगे कि उसे यूज कैसे करते हैं, तब तक मैं डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता उन चीजों को, ठीक है। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को जानेंगे, फिर बाद में डिफ्रेंशिएट करना सीखेंगे कि दोनों चीजों में क्या अंतर है और किस चीज में हम क्या परफॉर्म कर सकते हैं, किस चीज में क्या परफॉर्म नहीं कर सकते। इसलिए मैंने अभी आपको टर्नरी ऑपरेटर और इफ एल्स में अभी अंतर नहीं बताया, उसमें भी अंतर है, ठीक है। मैं चाहे तो आपको अंतर बता सकता हूँ, अभी नहीं बताऊंगा। जब थोड़े से कॉन्सेप्ट आपके बिल्ड हो जाएंगे तो धीरे धीरे आपको डिफरेंशिएट करना सिखाऊंगा कि दोनों में क्या अंतर है स्लाइटली। अब देखिए यहाँ पर मैंने लिखा केस 1, ठीक है, और मैंने इसमें कुछ लिख दिया जैसे कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखा, और सीधे एक मैसेज लिख देते हैं आउटपुट 1। मैंने लिखा आउटपुट 1। एक को लिख देते हैं इसमें आउटपुट 2, ठीक है। कॉपी करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं आउटपुट 4, सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं 3, यहाँ पे लिख देते हैं बस 3 रहने देते हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ पे भी सिस्टम डॉट प्रिंटलन लिख देते हैं आउटपुट 7 2, ठीक है। 7 2 3 4 5, यहाँ पे लिख दिया हमने 6। तो मैंने कुछ सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन की लाइन लिखी है, ठीक है। अब देखिए इस कोड में क्या परफॉर्म हो रहा है। ओके, मनी से डिफॉल्ट केस नहीं होता, डिफॉल्ट केस होता है बट अभी नहीं पढ़ाऊंगा, जब रिक्वायरमेंट होगी तब पढ़ाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले हम कोर फंक्शनलिटी जानेंगे कि वो कैसे बिल्ड हुआ है। अब कोड को कंपाइल करते हैं, मैं सीधे कंपाइल करता हूँ। देखिए यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, तो पहला केस फॉल्स हो जाएगा, दूसरा केस फॉल्स हो जाएगा, तीसरा केस भी फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। और ये चौथा केस जो है आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, जिसकी वजह से आउटपुट को स्क्रीन पर आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट 6। क्या आएगा आउटपुट, आपका आउटपुट 6। कंपाइल करते हैं एंड रन करते हैं, तो देखिए आंसर क्या है, आउटपुट 6। सभी को क्लियर ये चीज? ओके। अब देखिए अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 2, मैंने यहाँ पे लिखा 2, कंपाइल करते हैं रन करते हैं, तो आंसर क्या आएगा जल्दी बताइए स्क्रीन पर। सालिम से आउटपुट 3, सुरभि से आउटपुट 3, अजीत से 3 4 5 6, आकांश अनुष्का से 3, ऋषभ से 3। ओके, देखिए केस 1 में कंडीशन ट्रू फॉल्स, ठीक है, कंडीशन हो गई फॉल्स। दूसरे केस में कंडीशन ट्रू फॉल्स, कंडीशन हो गई ट्रू। अब कंडीशन ट्रू होगी तो इसके नीचे का जितना भी कोड है एग्जीक्यूट कर देंगे। आप देखेंगे नहीं कि क्या केस लिखा हुआ क्या केस नहीं लिखा हुआ, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करते चले जाएंगे। तो पहली लाइन देखिए, पहली लाइन एग्जीक्यूट करेंगे तो आउटपुट 3, आउटपुट 4, आउटपुट 5, आउटपुट 6। पॉइंट क्लियर? तो मैं इस प्रोग्राम को जब रन करता हूँ तो देखिए ध्यान से आंसर क्या आता है, आंसर आएगा आउटपुट 3 4 5 6। पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? अब बताइए मेरे को कि आंसर क्या आएगा। मैंने यहाँ पे लिखा 4, मैंने आंसर क्या लिखा है यहाँ पर, 4 लिखा। अब क्या आएगा आंसर? कुछ भी नहीं, ओके, नो आउटपुट। ओके, तो इसका आंसर आएगा नो आउटपुट। पॉइंट क्लियर? तो इसका आंसर क्या आएगा आपको, नो आउटपुट, मतलब कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा। अब देखिए कि अगर मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, मैं इससे पहले आपको कोड को चला के दिखा देता हूँ, कंपाइल किया एंड रन किया, तो देखिए कुछ भी आउटपुट नहीं आ रहा। अब देखिए यहाँ पर जो 1 है, अगर मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ तो आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आएगा आउटपुट 1 2 3 4 5 6, सारे के सारे आउटपुट मुझे स्क्रीन पर आ जाएंगे। पॉइंट क्लियर? तो देखिए सारे के सारे आउटपुट आ गए। अब मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे लिखा 7, तो 7 किसी भी केस से ट्रू नहीं हो रहा है, तो कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा। अब कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा तो उस केस में आप क्या काम करना चाहते हैं, भाई जो वैल्यू है स्विच में, जो वैल्यू आ रही है, कुछ वैल्यू ऐसी हो सकती है जो किसी भी केस से इक्वल नहीं करती।
अब किसी भी केस से इक्वल नहीं करती तो उस केस में अगर आप अपना कोई काम करवाना चाहते हैं, जैसे आप इसमें देखते हो कि अगर आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो उस केस में आप क्या यूज करते हो, एल्स यूज करते हो। तो इसी तरह से अगर आपका स्विच में जो भी आपका कांस्टेंट या वेरिएबल के थ्रू वैल्यू आई है, इंटीजर, कैरेक्टर या स्ट्रिंग, तो वो वैल्यू अगर किसी भी केस से इक्वल नहीं है, अगर वो वैल्यू किसी भी केस से इक्वल नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप वहां पे क्या करोगे, एक लॉजिक के थ्रू आप एक डिफॉल्ट कोड चला सकते हो, अपना कोई एक पर्टिकुलर कोड चला सकते हो। तो उसके लिए एक लेवल आपको लिखना पड़ेगा जिसका नाम है डिफॉल्ट। क्या नाम है जिसका? डिफॉल्ट कीवर्ड के थ्रू आपको उसे लिखना पड़ेगा। अब डिफॉल्ट कीवर्ड जो है आप कहीं पे भी लगा सकते हो, केस 1 के ऊपर भी लगा सकते हो, 2 के ऊपर भी लगा सकते हो, 3 के भी, ये 6 के भी, ये जो केस 6 लिखा हुआ मतलब 3 और 4 के ऊपर भी लगा सकते हो। तो बताइए कहाँ पे लिखूं डिफॉल्ट? जिसका मैसेज फर्स्ट आएगा मैं वहीं पे डिफॉल्ट लिखूंगा। बताइए कहाँ पे डिफॉल्ट लिखूं? किसके ऊपर लिखूं? केस 1 2 3 4 या ओके, अजीत से सबसे ऊपर, ठीक है, या ऐसे करें बीच में लिख दे, केस 2 के बीच में लिखते हैं, ठीक है, ना ऊपर ना नीचे, ये बीच में हम इसे डिफॉल्ट केस को लिख देते हैं। मैंने डिफॉल्ट केस को लिखने के लिए आपको लिखना पड़ेगा डिफॉल्ट कीवर्ड, उसके बाद आपको देना होगा कोलन, और डिफॉल्ट केस में जो भी आपको कोड लिखना है वो आप कोड यहाँ से लिखते चले जाएंगे, ठीक है। नहीं लिखना तो मत लिखिए, आपकी मर्जी। मैंने यहाँ पे कोई कोड लिखा, सपोज दैट, और यहाँ पे मैंने लिखा इस चीज को, ध्यान से फोकस कीजिएगा, डिफॉल्ट भी क्या है, केस है, ठीक है, डिफॉल्ट भी क्या है, केस है। अब मैंने लिखा नो आउटपुट, नहीं नो आउटपुट नहीं लिखते, कभी सेम चीज हो जाएगा, डिफॉल्ट आउटपुट। अब मैंने ये चीज आपके सामने लिखा है। अगर मैं इसमें वैल्यू पास करता हूँ, सपोज दैट मैंने इसमें पास करी 2, तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा आउटपुट 3 4 5 6, ये सभी के क्लियर होगा, ठीक है। मैं 6 पास करता हूँ तो आंसर आएगा आउटपुट 4 5 6, पॉइंट क्लियर। आउटपुट मैं अगर 3 पास करता हूँ तो आंसर क्या आएगा? आउटपुट 6, ठीक है। अगर मैंने इसमें पास किया केस 1 के लिए, मतलब स्विच में वैल्यू पास करी 1, तो अब आउटपुट क्या आएगा? प्लीज टेल मी फास्ट, टेल मी फास्ट, अब आउटपुट क्या आएगा स्क्रीन पर? चैट फास्ट, ओके। सालिम से 1 2 डिफॉल्ट, मनीष से 1 2 नो आउटपुट। अच्छा, नो आउटपुट का मतलब आप वहां पे ट्रिगर करना चाहते हो, मतलब डिफॉल्ट आउटपुट जो मैंने वो लिख रखा है, डिफॉल्ट आउटपुट 3 4 5 6, ओके। डिफॉल्ट आउटपुट सिर्फ से डिफॉल्ट, इरम से 1 2 3 4 5 6, मनीष से या डिफॉल्ट, ओके। देखिए आंसर जो आएगा, देखिए मैंने क्या बोला था, अगर कोई सा भी लेबल ट्रू होता है, लेबल बोले तो केस, ठीक है। ये जो लेबल की पहचान कैसे होती है? कोलन से। देखिए ये लेबल है, ये भी लेबल है एक, ठीक है, ये भी लेबल है, ये भी लेबल है, बस डिफॉल्ट के आगे कोई वैल्यू नहीं लिखते क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट एक डिफॉल्ट मान लेते हैं उसे, ये एक फंक्शनलिटी है इसमें, ठीक है, कि अगर कोई सा भी केस ट्रू नहीं होगा, कोई सा भी लेबल ट्रू नहीं होगा, तो डिफॉल्ट लेबल को हम लेके चलेंगे। अब देखिए अगर कोई सा भी लेबल ट्रू हो जाता है तो उसके नीचे का सारा कोड एग्जीक्यूट करेगा, इस चीज को आप ध्यान रख लीजिए। तो ये देखिए इस केस 1 के नीचे जितना भी कोड है, देखिए क्या है, आउटपुट 1 2, डिफॉल्ट आउटपुट 3 4 5 6। तो जब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, सेव करके कंपाइल एंड सेव किया, तो देखिए आउटपुट क्या आएगा, कंपाइल एंड सेव रन, तो देखिए 1 2 डिफॉल्ट आउटपुट 3 4 5 6, पॉइंट क्लियर। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 7, अब क्या आंसर आएगा? प्लीज चैट फास्ट, सब प्राइवेटली चैट करेंगे, ओके। सुरभि वांट टू से समथिंग, हेलो, हेलो, यस सुरभि, बाय मिस्टेक हो गया था। ओके नो प्रॉब्लम।
मनीष से डिफॉल्ट आउटपुट, इरम से डिफॉल्ट आउटपुट, अजीत से डिफॉल्ट आउटपुट, एनीबडी एल्स? ओके ओके, एनीबडी एल्स? Anushka said default output, Pankaj said default. So majority is going for the default output, but one body is winner here, Surbhi. Surbhi का आंसर करेक्ट है, ठीक है. तो you can appreciate by clicking the clap button in Zoom app. तो देखिए यहाँ पर आंसर कैसे डिफॉल्ट आउटपुट 3 4 5 6 आएगा. तो यहाँ पर देखिए कंडीशन क्या है 7, केस 1 ट्रू क्या? नहीं. केस अगला केस कहाँ पे लिखा है? केस यहाँ पे लिखा है दूसरा केस जो ये केस ट्रू नहीं. फिर अगले केस पे आ जाएंगे, ये केस ट्रू नहीं, अगले केस पे आ जाएंगे, केस ट्रू नहीं. अब कोई सा भी केस ट्रू नहीं हुआ, मतलब कोई सा भी केस नहीं बचा. तो अब स्विच में ढूंढेंगे डिफॉल्ट कहां पर है. अगर डिफॉल्ट मेंशन होगा तो रन करेगा, अगर मेंशन नहीं होगा तो रन नहीं करेगा. जैसे कि हम एल्स लिखते थे तो एल्स तभी चलता था जब इफ की कंडीशन फॉल्स होती थी. अगर आप एल्स नहीं लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. बट यहाँ पर क्या होगा, ये स्विच चेक करेगा क्या डिफॉल्ट मेंशन है. अगर डिफॉल्ट मेंशन है तो डिफॉल्ट को एग्जीक्यूट करेगा, अगर नहीं मेंशन तो नहीं एग्जीक्यूट करने का. ठीक है, सिंपली. बट आपको एरर नहीं देने का. तो देखिए 7 जो है वो क्या है, किसी भी केस से मैच नहीं हो रहा. तो अब वो किसे ढूंढेगा? डिफॉल्ट को ढूंढेगा. तो डिफॉल्ट के पास जाएगा. देखिए यहाँ पे डिफॉल्ट मेंशन है. तो डिफॉल्ट अब क्या है, लेबल है. मैंने बोला था अगर कोई सा भी लेबल ट्रू हो जाता है तो उसके नीचे का कोड सारा का सारा एग्जीक्यूट हो जाएगा. ठीक है. पंकज, डू यू वांट टू से समथिंग? ओके पंकज, आस्क. ओके, नो, बाय मिस्टेक यू रेज द हैंड. ओके, नो प्रॉब्लम. अब देखिए यहाँ पर सालिम से एक बार केस का सीक्वेंस और डिफॉल्ट का दोबारा समझना है. ठीक है, समझाता हूँ, भी समझाता हूँ. देखिए देखिए क्या होता है बाय डिफॉल्ट. जब आप यहाँ पे कोई भी नंबर लिखते हैं या कोई भी कांस्टेंट लिखते हैं या वेरिएबल के थ्रू वैल्यू आ रही है, वो इंटीजर हो सकती है, कैरेक्टर हो सकती है, स्ट्रिंग हो सकती है. अभी हम उस पर डिस्कस करेंगे कि कैरेक्टर कब होगी, स्ट्रिंग कब होगी, लेटर में डिस्कस करेंगे. अभी हम इंटीजर पे बात कर रहे हैं. अब देखिए मैंने इंटीजर लिखा 7. तो देखिए ये जो 7 है ये बाय डिफॉल्ट पहले एक केस से मैच होगी, जो केस लिखे हुए हैं. ठीक है. तो देखिए पहले केस से मैच हुई, कंडीशन ट्रू फॉल्स, फॉल्स हो गया. फिर अगले केस पे जाएगी. अगला केस ये नहीं है, अगला केस ये रहा. ठीक है, जो सीक्वेंस आपने मेंशन किया उसी सीक्वेंस में जाएगी. अब अगले अगले सीक्वेंस में देखिए ये जो 2 है ये क्या 7 से मैच कर रहा है? नहीं कर रहा. अब अगले केस पे जाएंगे, क्या 7 6 से मैच कर रहा है? नहीं कर रहा. अब अगले केस पे जाएंगे, क्या 3 7 से मैच कर रहा है? नहीं कर रहा. अब आपकी कोई केस बचा है क्या जो चेक करने के लिए रह गया है? अब कोई सा भी केस नहीं बचा. अब लास्ट में क्या होगा, अब लास्ट में स्विच चेक करेगा क्या डिफॉल्ट मेंशन है. अगर डिफॉल्ट मेंशन है तो उस कोड को चलाओ, अगर नहीं मेंशन तो मत चलाओ. ठीक है, जैसे इफ एल्स में होता था. अगर इफ कंडीशन ट्रू तो एल्स नहीं चलता था, अगर इफ कंडीशन फॉल्स तो एल्स तभी चलता था जब आपने एल्स लिखा होता था. अगर आपने किसी इफ का एल्स ही नहीं लिखा तो एल्स क्या ऐसे चल जाएगा? नहीं चलेगा ना. तो अभी तक हमने क्या कर रखा था, अभी तक हमने डिफॉल्ट केस मेंशन नहीं कर रखा था, जिसकी वजह से हमें आउटपुट कुछ भी नहीं आ रहा था. बट अब मैंने क्या किया, अब मैंने डिफॉल्ट लिख दिया है, मेंशन कर दिया है. तो उस केस में वो आउटपुट क्या आएगा? तो 7 लिखने की वजह से कोई सा भी केस ट्रू नहीं हुआ. सालिम, अभी तक आपके लिए टॉपिक क्लियर, जो सीक्वेंस मैंने बताया आपको? तो ये केस में जो है किसी भी सीक्वेंस, ये जो सीक्वेंस है हम 1 बाय 1 सब केसेस पे गए, सारे केसेस पे गए और वो किसी से भी ट्रू नहीं हुआ. तो वो अब किसे ढूंढेगा? डिफॉल्ट को ढूंढेगा. अब डिफॉल्ट को ढूंढने के बाद तो उसे डिफॉल्ट मिल गया. तो डिफॉल्ट भी क्या है? एक लेबल है. मैंने लेबल की क्या पहचान बताई थी? लेबल के आगे कोलन होता है. ठीक है, तो लेबल ट्रू हो गया. तो जो भी लेबल ट्रू होगा उसके नीचे का सारा कोड एग्जीक्यूट कर दो. तो उसके नीचे का सारा कोड मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ. देखिए उसके नीचे का सारा कोड ये रहा. अब इसके नीचे का सारा कोड ये है. तो आंसर क्या आएगा? पहली लाइन रन कीजिए, डिफॉल्ट आउटपुट आउटपुट 3 4 5 6. तो आंसर जो करेक्ट है वो सुरभि का आंसर करेक्ट है. मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ और आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ. देखिए डिफॉल्ट आउटपुट आउटपुट 3 4 5 6. सभी के पॉइंट क्लियर? आज के लिए हम इतना ही रहने देंगे. मैं ब्रेक के बारे में नहीं पढ़ाऊंगा, ब्रेक के बारे में मैं कल को पढ़ाऊंगा. अभी मैं आपको बस इसमें थोड़ा सा और चीज पढ़ाऊंगा हल्का सा. कल और डिस्कस करेंगे हम स्विच पे. ठीक है, अभी तक क्लियर? जो भी मैंने पढ़ाया सभी को प्लीज चैट कीजिए फास्ट.
ओके, सभी के क्लियर है। अब प्लीज फोकस कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा कि अगर मैं कोई दो लेवल एक से बना देता हूँ, अगर मैं दो लेवल एक से बना देता हूँ, सपोज दैट मैंने केस वन एक लेवल यहाँ पे बना रखा है और एक केस वन यहाँ पे भी बना दिया, तो याद रखिएगा आपके स्विच केस के अंदर दो लेवल एक जैसे नहीं हो सकते। अगर दो लेवल एक जैसे हैं तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा एरर। आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा एरर। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो मेरे को कंपाइलर एरर देगा। कंपाइल किया एंड रन किया तो देखिए एरर क्या आता है, डुप्लीकेट लेबल, ठीक है, डुप्लीकेट केस लेबल केस वन, तो मतलब केस वन जो है बार बार रिपीट हो रहा है, तो आपको क्या आ जाएगा, एरर। तो आपका कोई केस जो है दोबारा से रिपीट नहीं हो सकता, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। और हाँ, किताबों में जैसे आप देखते हो, आप किताबों में क्वेश्चन किया मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे, तो आप उसमें क्या करते हो, काउंटिंग लिख देते हो 1 2 3 4 5 6 7, वो आप रीडेबिलिटी के अकॉर्डिंग लिखते हो, बट आपको ये टीचर नहीं बताते, तो आप सोचते हो कि जो स्विच केस के अंदर जो है केस जो है वो सीक्वेंस में लिखना है 1 2 3 4 5 6। देखिए केस जो है एक लेवल है, आपकी मर्जी जो लिखना है, आप यहाँ पर 12 लिखना चाहते हैं 12 लिखिए, आपको यहाँ पे 60, आपको यहाँ पे 12 लिखना है 12 लिखिए, आपको यहाँ पे 6 लिखना है 6 लिखिए, आपको यहाँ पे 0 लिखना है 0 लिखिए, आपकी मर्जी, ठीक है। प्रोग्रामिंग मैथ नहीं पढ़ के आया है, या प्रोग्रामिंग जो है स्कूल नहीं करके आई है, मतलब जो कंपाइलर है वो किसी स्कूल में नहीं पढ़ के आया है कि उसे सीक्वेंस में, उसे बस एक वैल्यू से मतलब है, और वो वैल्यू जो है रूल एंड रेगुलेशन से उसके पास जानी चाहिए बस। रूल बार बार रिपीट नहीं होनी चाहिए, जो रूल है इसका कहता है कि लेबल एक जैसे सेम नहीं हो सकते, ठीक है। अच्छा, ज्योति प्रकाश से ऐसा ही हुआ था कि उन्होंने क्या सोचा था, जो एक्चुअली में क्या होता है स्कूलों में, जो बुक होती है उसमें जो एग्जांपल होता है, जो टीचर भी एग्जांपल बताते हैं, उसमें क्या होता है, केस वन होता है, केस वन के केस में मंडे प्रिंट करते हैं या ट्यूसडे प्रिंट, फिर केस ब्रेक लिखा होता है, फिर केस टू लिखा होता है, ऐसे कुछ सीक्वेंस में लिखा होता है 1 2 3 4 5 6। तो सब क्या सोचते हैं, जो स्विच के अंदर जो केस होंगे वो हमेशा सीक्वेंस में लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, अगर हमने सीक्वेंस कहीं पे गलत कर दिया तो एरर आ जाएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। बस जो केस 1 2 3 हम लिखते हैं वो अपनी रीडेबिलिटी के हिसाब से लिखते हैं, ताकि हमें पता रहे कि हमने सीक्वेंस में केस लिख रखे हैं तो कोई केस छूट ना जाए बस, ठीक है। पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? तो ये आपके समझ में आ गया। अब देखिए क्या मैं डिफॉल्ट केस को दोबारा से लिख सकता हूँ, मैंने एक बार कॉपी किया इसे, इसे कॉपी कर लेते हैं, और मैंने इसे नीचे लिख दिया, ठीक है। देखिए जो डिफॉल्ट केस है हम प्रैक्टिस करते हैं कि नीचे लिखें, सबसे लास्ट में लिखें, पर इससे कोई मतलब नहीं है कि वो आप रूल से गलत लिख रहे हो, आप वैसा भी लिख सकते हो, बट ये हमें एक प्रोटोकॉल के तहत चलना चाहिए, अपने कोड को प्रोटोकॉल के तहत वर्क करवाना चाहिए। मैं आपको ये जो लॉजिक है टेढ़े मेढ़े करके इसलिए दिखाता हूँ तो ताकि आप कंपाइलेशन का पीछे का प्रोसेस जान पाए कि कैसे प्रोग्राम आपका कंपाइल होता है, रन करता है। फिर उसके बाद आपको एक प्रॉपर स्टैंडर्ड तरीके से लाने की कोशिश करता हूँ कि कोड आपको इस तरह से लिखना है रूल एंड रेगुलेशन से। अब मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ तो इस केस में मुझे क्या आएगा, डुप्लीकेट के डिफॉल्ट लेबल, ठीक है, ये मुझे एरर मिलेगा यहाँ पे। तो देखिए डुप्लीकेट डिफॉल्ट लेबल, तो डिफॉल्ट भी क्या है, एक लेबल है, ठीक है। पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? कोई किसी को एक्सपेरिमेंट करना हो इस कोड के साथ अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है? नाउ सी, अच्छा अब क्या आउटपुट आएगा, टेल मी फर्स्ट इन चैट व्हाट वुड बी द आउटपुट। अच्छा, अगर हम ऊपर वाले डिफॉल्ट को रिमूव कर दें और नीचे वाले को रन करें तब, अच्छा ये जो डिफॉल्ट है मैं नीचे लिख दूं क्या, ये आपका क्वेश्चन है राम? देखिए आप प्रोग्राम को ध्यान से देखिए, मैंने प्रोग्राम क्या लिखा है और बताइए आंसर क्या आएगा, आउटपुट क्या आएगा। ओके, अनुष्का से आउटपुट 6। सालिमास की जो स्विच केसेस के अंदर नेगेटिव वैल्यू लिख सकते हैं क्या, देखिए नेगेटिव वैल्यू लिख सकते हैं पर वो इंटीजर होनी चाहिए, ठीक है।
ओके, सभी का आंसर है आउटपुट 6। देखिए केस 0 ट्रू हो जाएगा तो उसके नीचे के जितना भी कोड होगा एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इसके नीचे कोड देखिए, ये लाइन लिखा हुआ आपका सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलएन और आउटपुट 6। आंसर क्या आएगा? आंसर 6। कंपाइल करते हैं, कंपाइल किया एंड रन किया, देखिए आउटपुट 6 पॉइंट के लिए। सालिम आस्क की यहाँ पे -1 लिख सकते हैं क्या पैरेंथेसिस के अंदर? राइट सालिम, या नेगेटिव वैल्यू कोई? देखिए नेगेटिव वैल्यू इंटीजर मैंने वैल्यू लिखी, कंडीशन फॉल्स, कंडीशन फॉल्स, कंडीशन फॉल्स, कंडीशन फॉल्स। तो किसके पास जाएंगे? डिफॉल्ट केस के पास। इसके नीचे का सारा कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा? डिफॉल्ट आउटपुट, आउटपुट 2, आउटपुट 6। कंपाइल एंड रन करते हैं, कंपाइल किया एंड रन किया, तो आंसर क्या है? डिफॉल्ट आउटपुट, आउटपुट 2 और आउटपुट 6। पॉइंट क्लियर सालिम? चाहे तो आप यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू भी लिख सकते हो, मैं लिख दिया यहाँ पे -1। कंपाइल करते हैं, अब क्या आएगा? आउटपुट 1, डिफॉल्ट आउटपुट, आउटपुट 2, आउटपुट 6। ठीक है, कंपाइल एंड रन। राइट सालिम, क्लियर है आपके टॉपिक? क्या मैं यहाँ पे फ्लोट वैल्यू लिख सकता हूँ? देखते हैं। मैंने 6 पॉइंट जैसे 7 लिखा, कंपाइल करता हूँ तो देखिए क्या आ रहा है, हमें एरर आ जा रहा है। ठीक है, जो वैल्यू होगी केस के अंदर वो आप कैसी वैल्यू देंगे? हमेशा इंटीजर वैल्यू देंगे, फ्रैक्शन वैल्यू नहीं होगी। ये बात ध्यान रखिएगा। अगर मैं सारे के सारे केस भी हटा दूं ना यहाँ से, अगर कभी आप सोच रहे हो कि वो इंटीजर वैल्यू है और ये डिफॉल्ट वैल्यू है तो शायद प्रॉब्लम हो रही हो। देखिए अब भी क्या आता है? एरर आता है। तो जो केस के अंदर की जो वैल्यू होगी वो हमेशा इंटीजर वैल्यू आप यूज करेंगे। कैरेक्टर और स्ट्रिंग पे कल बात करेंगे। अच्छा, पैरेंथेसिस के अंदर टाइप ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं क्या? कहाँ पर टाइप ऑपरेटर का यूज करना है बताइए। अच्छा, आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं, कल हम और इस पे डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है। ठीक है, प्लीज इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा और सभी को गुड नाइट। आई होप सभी के स्विच केस के जो लॉजिक है सभी क्लियर हो गए होंगे अभी तक। कल को और हम डेप्थ में पढ़ेंगे। ठीक है, और कल को मैं स्विच केस पे आपको क्वेश्चंस भी दूंगा। ओके, बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन।